हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साथ ही प्रदूषण के लेवल ने ऊंचाइयों की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि शुक्रवार की तुलना में शनिवार को दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण से हल्की राहत मिली, लेकिन ये लोगों की सेहत के लिहाज से अभी भी बेहद खराब श्रेणी में ही माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली के साथ गुरुग्राम और NCR के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में ही चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन आम हो चली है। वहीं इससे पहले शुक्रवार को भी वायु प्रदूषण से दिल्ली NCR का हाल बेहाल ही रहा। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता स्तर में हल्का सुधार हुआ, बावजूद इसके एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में ही रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा की स्थिति भी इनसे कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शनिवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा। अंबाला में AQI लेवल 154 दर्ज किया गया, भिवानी में AQI लेवल 310 दर्ज किया गया, फरीदाबाद में AQI लेवल 379 दर्ज किया गया, गुरुग्राम में AQI लेवल 382 दर्ज किया गया, हिसार में AQI लेवल 378 दर्ज किया गया, करनाल में AQI लेवल 323 दर्ज किया गया, पंचकूला में AQI लेवल 93 दर्ज किया गया, पानीपत में AQI लेवल 57 दर्ज किया गया, रोहतक में AQI लेवल 437 दर्ज किया गया, सिरसा में AQI लेवल 365 दर्ज किया गया, तो सोनीपत में AQI लेवल 261 दर्ज किया गया। हमने आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों का AQI लेवल दिखाया। इस AQI लेवल से तय किया जाता है कि किस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर क्या है और वो कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी भी देते हैं। AQI लेवल 0 से 50 रहता है तो इसे अच्छी स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण का प्रभाव न्यूनतम रहता है। AQI लेवल 51 से 100 रहता है तो इसे संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण होता है तो इसमें संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। AQI लेवल अगर 101 से 200 रहता है तो इसे मध्यम स्थिति में माना जाता है। इससे फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोगियों की बेचैनी बढ़ने लगती है। अगर AQI लेवल 201 से 300 रहता है तो इसे खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। AQI लेवल अगर 301 से 400 रहता है तो इसे बहुत खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण पहुंचता है तो इससे सांस की बीमारी का खतरा बना रहता है। अगर AQI लेवल 401 से 500 रहता है तो इसे खतरनाक स्थिति में माना जाता है। इस स्थिति में स्वस्थ लोगों पर तो असर होता ही है, रोगियों पर इसका बेहद ज्यादा असर होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे कौन जिम्मेदार है। तो बता दें कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी कर रहे संस्थान का कहना है कि पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में जलाई जा रही पराली का धुआं हवा को जहरीली हवा में तब्दील कर रहा है। प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर है और वो ये है कि दीपावली का त्योहार भी नजदीक है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में भी दीपावली पर आतिशबाजी नहीं करने का फैसला लिया गया। कोरोना और लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रदेश सरकार ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रदेश के 8 शहरों में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिससे महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया, खास तौर पर तब जब कोरोना वायरस फेफड़ों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। अभी 5 मिनट पहले हमारे डीसी जी, क्योंकि अब आजकल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM ऑफिस डीसी जी हैं, और हमारी लिफ्ट में ही बात हुई है यहाँ आने से पहले तो ये विचार बना था कि हम इसको NCR एरिया और इधर सिर्फ पंचकूला यहाँ तक सीमित रखें, लेकिन अब निर्णय आज ये किया है कि पूरे हरियाणा में हम इसको बंद करेंगे। कल इसका नोटिस निकल जाएगा। जिस तरह से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है उससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा। आपको प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से भी रूबरू करा देते हैं। हर उम्र के लोगों को सांस संबंधी बीमारियां, बच्चों की स्मरण शक्ति पर असर, गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रदूषण का प्रभाव, हर उम्र के लोगों में सर्दी खांसी की परेशानी, चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की संभावना, आंख में जलन, खांसी, TB और गले में इंफेक्शन, साइनस, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारी।
डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा प्रदूषण की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मसलन प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना का संक्रमण तो बढ़ने की संभावना है ही, साथ ही इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम हो जाती है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से की जा रही सख्ती से प्रदेश की हवा कब तक और कितनी स्वच्छ होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और प्रदूषण पर लगाम लगाने में अपना सहयोग करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आबो हवा कितनी बेकार हो चुकी है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन जरा आज का सवाल आपको सबसे पहले दिखाते हैं। और सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल ये कि क्या बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए? आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होना चाहिए? हाँ में अगर आपका जवाब है तो यस टाइप कीजिए, और ना में अगर आपका जवाब है तो नो टाइप कीजिए। और जल्दी से जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं उस पर आप हमें भेज दीजिए। और साथ ही साथ ये इस सवाल का जो जवाब आप हमें भेजेंगे वो हम आपके साथ कार्यक्रम के आखिर में आपके द्वारा दिए गए जवाब को साझा जरूर करेंगे। और चलिए जरा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद संजय मेहता जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राय सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजवंत दहिनवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजवंत जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि प्रदूषण का मसला है, तो संजय मेहता जी मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। आज जब सरकार के द्वारा कदम उठाया गया, सरकार ये कहती है कि प्रदूषण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है ऐसे में अलार्मिंग सिचुएशन है, पटाखे हम बैन कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ पटाखे बैन करने से यह सॉल्यूशन हो जाएगा? और आज हरियाणा और देश की स्थिति क्या है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए? देखिए, मैं ये जो उन्होंने जो फैसला लिया है ये एक सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के बाद, जिनमें नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करी थी, उसके बाद ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसको लागू करने के लिए ये हमारे खत्री जी ने जो ऑर्डर हरियाणा में गुड़गांव में जो पास किया है कि दफा 144 लगाई है उन्होंने। तो ये मैं इस चीज़ का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना ये ज़मीनी तौर पर इसको मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये ज़मीनी तौर पर इसका क्या नाम है इम्प्लीमेंटेशन भी होगी इसकी। अब रही बात कि क्या यही एक प्रदूषण का हल है? जी नहीं, मतलब प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे और उन सब कदमों को उठाने में हमें अपनी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ रखनी होगी। मेरा सवाल सर ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा समय आता है, प्रदूषण जब भी बढ़ता है, आप पटाखे बैन कर देते हैं। पटाखे अगर बैन करने हैं और यही सॉल्यूशन है तो पूरे साल बैन कर दीजिए ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि पटाखे जो हैं वो दिवाली का ये त्योहार है और इसी वक्त और भी त्योहार आते हैं, तो ये सब त्योहारों के लिए ये बैन रहेगा। और जहां तक रही बात कि ये क्यों बैन जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि ऑलरेडी आपका जिस तरह घाव पर जला हुआ है उसके ऊपर नमक छिड़कने वाला ये अभी सब सिचुएशन है। पर भी पटाखे फोड़े जाते हैं, नए साल पर भी ऐसे ही जश्न होते हैं, उस वक्त तो कभी ऐसा नहीं कहा जाता। नहीं, बिल्कुल ये जो अभी जो ये पिटीशन हुई थी, चूंकि वो दिवाली को लेके उन्होंने करी, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन हर फेस्टिवल पर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। होनी चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रही है ना। इसमें क्या होना चाहिए सर कि सिर्फ एक त्योहार पर आकर के रोक दें? नहीं, ये तो अगर बढ़ता हुआ प्रदूषण हम हर साल देख रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो सरकार की अपनी वही मैं कह रहा हूं ना, नियत का खेल है सारा खेल, कि जो जितना भी ये परेशानियां हैं, ये परेशानियां सारी हल हो सकती हैं। सिर्फ हमको अपनी जो नीति बनाते वक्त अपनी नियत साफ रखनी है कि हमें ये मूल रूप से हमें प्रदूषण दूर करना है और हमें उसमें से कोई फायदा नहीं उठाना। क्या होता है कि हर विपदा में लोग फायदा उठा रहे होते हैं विपदा का, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट का बेनिफिट करने के लिए हम वो नीति उसके लिए उसकी तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम नीति बनाएं सिर्फ खाली ये सोच के कि हमने आज अपने किसानों के लिए ये आसान कर देना है कि वो उनकी जो ये स्टबल है वो उनका धन है, वो उनके लिए मुसीबत ना बने, तो आप अगर उसके ऊपर एक वैल्यू डाल देते हो तो किसान कौन अपना पैसा जलाएगा? ठीक है,
ठीक है, राय सिंह गुर्जर जी, मैं जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। सरकार ने पटाखे बैन कर दिए हैं, प्रदूषण के खिलाफ युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन इसमें पहली आहुति पटाखों के जरिए ही की है। आपको ये फैसला, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी का इस पर मत क्या है? संतोष सिंह जी, देखिए, पर्यावरण समस्या सरकार की उदासीनता और इनकी नीतियां जो डुलमुल तरीके से हर क्षेत्र में रही हैं, और इसके साथ साथ जो प्रदूषण को रोकने की विशेष संस्था पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड हरियाणा का है, उसके भ्रष्टाचार, ऐसी कई तरीके हैं कि जिससे पर्यावरण लगातार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। जहां तक इसके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता और एक सामाजिक उत्तरदायित्व होने के नाते इस बात पर भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह एक सामाजिक जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ हम पर्यावरण की समस्या को रोक सकते हैं, समझ सकते हैं। जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक इस प्रकार की जागरूकता नहीं होगी, तो ये प्रकृति के साथ संबंधित जो हमारी पर्यावरण की समस्या है, इसको हम सब मिलकर एक सतत जागरूकता का जो हमारा अभियान है उसके तहत इसको रोक सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि पटाखे और इस प्रकार से दूसरे जो बैन किया है, मेरे मित्र पर्यावरण साथी विद ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार ने सोई हुई सरकार जागी है। इससे पहले आप देखिए कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिछले वर्ष भी किया था, जोड़कर भावनाओं के साथ जोड़कर इन्होंने सरकार के उस फैसले का मजाक किया था। आज जबकि समस्या गंभीर है, समस्या समाज के साथ जुड़ी है, समस्या में हम सब शामिल हैं और हम सब प्रभावित हैं, तो ऐसे में सरकार का जो फैसला है, देर से नहीं लगा फैसला है, इस प्रकार के फैसलों में सरकार को जागरूकता के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ और वास्तविकता के साथ समझौता करके आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात जहां तक जो हमारी सरकार है, सरकार उदासीन है, सरकार गंभीर नहीं है, केवल सामने आने वाली समस्या को मुद्दा समझकर उस पर फैसला करती है। एक लगातार प्रयास नहीं होते कि किस प्रकार से हमें इस प्रकार की समस्या, चलिए ठीक है, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैं अरविंद जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन रजवंत जी, ये जिस तरीके से पटाखे बैन किए गए हैं, सरकार के इस कदम पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। जी देखिए, अकेले पटाखे बैन करने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले सरकार जो अपनी जो कार्रवाई शुरू करती है, अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली से कुछ दिन पहले ही पटाखे बैन करते हैं। अगर हम त्योहार मनाएं होली का, तो होली पर ही जाकर ये पानी की किल्लत को सामने लेके आते हैं। इससे पहले क्यों नहीं चेतते ये? अगर सरकार इस चीज पे पहले से सजग रहे, उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करे कि भाई हमें ये काम करना है, तो ये काम तो पहले का है। ये जब त्योहारों को, मतलब लोगों का माहौल इस प्रकार का बनाते हैं कि लोग जिनकी भावनाएं जुड़ी होती है त्योहारों से, वो कहीं ना कहीं आहत होते हैं। अगर ये पहले से इस तरह का कार्यक्रम बना के रखते, तो लोगों को महसूस नहीं होता कि हमें पटाखे नहीं चलाने। इसी प्रकार ये सरकार की जो नीति है, वो नीति विफल है बिल्कुल इस चीज को लेके। कहीं पे अगर हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं पेड़ों की, अगर हम रोड बना रहे हैं, तो पहले हमें प्लान बनाना होगा कि जितने पेड़ इस रोड की वजह से कट रहे हैं, इतने पेड़ हम कहां पे लगाएं ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। इस तरह का कोई भी ये प्लान नहीं लेके आते। पेड़ लगेंगे तो कागजों में लगेंगे, कहीं ड्रोन से पेड़ लगा दिए और उन पैसों को ये हजम कर जाते हैं। मतलब सरकार की जो इस प्रकार की जो नीतियां हैं, उसको भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को। तो ये सरकार की एक बड़ी नाकामी है। अगर इसको किसानों से जोड़कर देखें, तो वो भी सरकार की एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि सरकार को अगर किसानों से या पराली से कोई समस्या है, तो किसानों को जागरूक करने का काम किसका है? वो भी सरकार का है। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। वही बात जो एक बार देश की जनता को कहीं ताली बजाने पे, थाली बजाने पर अगर एकजुट इकट्ठा कर सकती है, तो क्या सरकार अगर किसानों को समझाए तो किसान उस पराली को जलाने से नहीं रोक सकते क्या? बिल्कुल। लेकिन ठीक है, सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। अरविंद भारद्वाज जी, सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। और ऐसा ही क्यों होता है? दिवाली आने से पहले आप पटाखे बैन कर देते हैं, होली पर आप पानी की बात करने लग जाते हैं, साल में बाकी समय आप पटाखे जारी रखते हैं, कोई बैन नहीं लगता है, प्रदूषण तब तक नियंत्रित रहता है। लेकिन जैसे ही दिवाली आती है, वैसे ही प्रदूषण को लेकर के हल्ला मचने लगता है, आप पटाखे बैन कर देते हैं। फैक्ट्रियों से भी तो प्रदूषण होता है,
सड़कों पर भी तो ऐसे वाहन हैं जो कि आप तय समय सीमा से ज्यादा चल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए शुभेंदु जी, ये जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं, पूरे देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। स्थिति ये है कि इसके बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, जिनमें मुख्य रूप से एक तो गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण है। बाकी ये तो बहुत छोटे कारण हैं कि पटाखों से, क्योंकि पटाखे पूरे साल नहीं जलाए जाते। ये अमूमन हमारे देश में अगर हम बात करें तो दिवाली के आसपास के त्योहारों पर ही ज्यादा चलन है पटाखों का। और अगर पराली की जो बात करें, पराली पूरे साल नहीं जलती है, वो भी इन्हीं दिनों में थोड़े समय के लिए जलती है, उसका जो प्रतिशत है वो भी बहुत कम है इस प्रदूषण में। परंतु जो बड़े कारण हैं उन पर भी सरकार काम कर रही है। जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में जो गाड़ियां हैं, गाड़ी यूज करने की एक लिमिट है कि इतनी लिमिट तक ही आप पेट्रोल गाड़ियां 15 साल आप यूज करें, डीजल गाड़ियां 10 साल यूज करें। इस तरह की जो शर्तें लगाई हुई हैं वो इसीलिए है कि प्रदूषण ना हो। दूसरा, सीएनजी को जो प्रमोट किया गया वो इसीलिए किया गया, पहले दिल्ली में भी सीएनजी बसें आई, अब गाड़ियां आई, इसी तरह हमारे प्रदेश में भी जगह जगह सीएनजी पंप खोले जा रहे हैं। तकरीबन अब तो सभी शहरों में इस तरह के पंप खोले जा रहे हैं ताकि सीएनजी गाड़ियों का चलन बढ़े और प्रदूषण कम हो। इसके अलावा कंपनियों में जिस तरह से जनरेटर जो चलते हैं, डीजल बड़े जनरेटर जो चलते हैं, उन पर भी समय समय पर रोक लगाई जाती है। और अगर जरूरत होगी, ज्यादा दिक्कत होगी तो कंपनियों को भी बंद किया जाएगा। ऐसा भी पहले देखा गया है कि दिल्ली में और हमारे हरियाणा में भी एनसीआर में कुछ समय के लिए कंपनियां भी बंद की गई। किसान तो बार बार इस बात को कहते ही हैं कि अगर कभी भी प्रदूषण का मसला आता है तो पराली जलाने को पहला मुद्दा बना दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा कारक है, लेकिन उसके लिए सबसे नहीं, उसके लिए आप किसानों के खिलाफ मामले तक दर्ज हो जाते हैं। लेकिन फैक्ट्रियां जो ज्यादा प्रदूषित करती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? फिर बिल्कुल होता है। कौन कहता है कि नहीं होता? कंपनियों के चालान काटे जाते हैं, पॉल्यूशन विभाग उनके चालान करता है। यहाँ तक कि कंपनियों को, अगर कंपनियां नहीं मानती है तो उनको कुछ समय के लिए उनको बंद भी किया जाता है। उनके खिलाफ बड़े भारी भरकम चालान किए जाते हैं। जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं या इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि पॉल्यूशन और एनजीटी जो विभाग है उनकी जो कार्रवाई है वो कितनी सख्ती होती है उसमें। और मैं एक और जानकारी दूंगा, इसी तरह से ड्राइंग यूनिट होती है, जो छपाई का काम जो होता है कंपनियों में, वो क्या करते थे, वो केमिकल्स यूज करके वो नाले नहरों में बहा दिया करते थे। उसके ऊपर भी सरकार ने, एनजीटी ने बहुत सख्ती ली और हमारे हरियाणा में बहुत सी सैकड़ों ऐसी यूनिट थी जिन्हें बंद कराया, जो नालों में कचरा डालते थे। तो ऐसा नहीं है सरकार प्रयास नहीं कर रही। और ये कह देना कि पराली ही इसके लिए जिम्मेदार है या पटाखे ही जिम्मेदार है, ये कोई समझदारी पूर्ण तर्क नहीं होगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, सरकार इससे सहमत नहीं है। परंतु हाँ, ये भी एक कारण है, चाहे छोटा है। तो हमें जब बड़े कारणों पे हम काम कर रहे हैं, बड़ी वजहों पे, चाहे वो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, तो मैं छोटे कारणों पे भी, रजवंत जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो छोटे छोटे कारक हैं, जैसा कि आप किसानों की पराली को लेकर के आप मामले दर्ज कर देते हैं, अब आपने त्योहार से पहले, दिवाली से पहले आपने पटाखे बैन कर दिया, तो जो बड़े कारक हैं उन पर क्यों नहीं जाते हम? और ये हर साल की परेशानी है, ऐसा नहीं है कि इसी साल हुआ है, हर साल प्रदूषण को लेकर के मसला उठता है। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो पॉल्यूशन की जो समस्या है वो अमूमन इसी समय ज्यादा आती है। हर साल हम देखते हैं इसी समय हवा बहुत ज्यादा जो खराब जो श्रेणी आ जाती है वो लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन टाइम में आती है। इसमें क्या है, एक तो सर्दी बढ़ जाती है, उससे मौसम में क्लाइमेट जो चेंज होता है उसकी वजह से इसमें फर्क आता है। दूसरा, इसी समय क्योंकि बाकी पॉल्यूशन तो पूरे साल रखते हैं, चाहे गाड़ियों का है, फैक्ट्री का, परंतु क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी बढ़ती है। दूसरा, इसी समय दिवाली का त्योहार आता है, कुछ पटाखे भी उसमें जिम्मेदार है। रजवंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन लेता हूं, फिर उसके बाद मैं राय सिंह जी आपको। एक और बात शुभेंदु जी, एक और बात मैं जल्दी से एक सवाल इसी समय पटाखों पे किया जाता है। पूरे साल पटाखे नहीं चलाए जाते भाई साहब। अगर रही बात नए साल पर, न्यू ईयर पर अगर लगेगा, उस समय भी अगर पॉल्यूशन का स्तर यही है तो सरकार उस पर भी बैन लगाएगी। परंतु ऐसा नहीं है ना। अब पीछे हम अगर देखें, नहीं, लेकिन सर एक चीज तो ये भी है ना कि नए साल पर पूरी दुनिया के अंदर नए साल पर पटाखे जलाए जाते हैं, वहां पर कोई बैन नहीं होता है, वहां कोई बैन नहीं होता है। नए साल पर पूरी दुनिया के अंदर पटाखे जलाए जाते हैं। शादियों तो या तो वो गलत कर रहे हैं, जलाते हैं। ये भी तो देखो ना, शादियों में कितने कितने पटाखे जलाए जाते हैं।
ध्वनि प्रदूषण कोई एक प्रकार का नहीं देखिए, होता। अगर हम खाली देखिए, अगर इसे प्रदूषण का स्तर सुनिए, देखिए अगर प्रदूषण का स्तर यही रहेगा, इसमें नहीं होगी, तो आगे भी बैन होगा। अगर 1 महीने पे बैन लगाने से काम बनता है तो 1 महीने रहेगा। अगर ये स्थिति यूं की यूं रहती है तो ये प्रतिबंध आगे भी होगा। परंतु सरकार इसके लिए प्रयासरत है। खुद हरियाणा सरकार इस पर काम कर रही है, केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है, एनजीटी अपने तरह से काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। और अगर फिर भी कहीं किसी को कोई समस्या नजर आती है, चाहे वो किसी भी रोग का, अरविंद जी एक चीज का जवाब दे दीजिए सर। ये सरकार आपके सुझावों को भी मानेगी। अगर ठीक है। सकारात्मक सुझाव है तो आप सुझाव दें, ठीक है, बजाय कमियां ढूंढने के। जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था शुभेंदु जी, एक सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज पर रोक लगाना कहां तक जायज है? हमें उसका समाधान निकालना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कोरोना का। जब 500 कोरोना के केस 500 थे तो हमें घर में रोक के बैठा दिया गया, और जब 5 लाख हुए तब हमें कह दिया गया कि अब कोरोना से लड़ना है। तो ये समाधान क्या निकला? समाधान बताओ ना हमें। मतलब इस चीज को रोक लगाएं। आज हमने पटाखों पर बैन लगा दिया, जिन कंपनियों से धुआं निकल रहा है उन कंपनियों के पर कितने मुकदमे दर्ज हुए, एक बार वो बताएं। अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही है, आप उस पर क्या कार्रवाई करिए, आप वो बताएं। शायद आपको ध्यान होगा अरविंद भारद्वाज जी को कि पीएलपीए का एक अमेंडमेंट आया था, विधानसभा में आया था, जिसकी वजह से जिसको विधानसभा में पास कराने के लिए सरकार लेके आई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो रुका था। आपकी सरकार अगर इतनी ही गंभीर होती तो इस ऐसे एक्ट क्यों लेके आती जहां पे अवैध अंधाधुंध कटाई हो रही थी? अरविंद जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। अरविंद जी जरा जवाब। देखिए शुभेंदु जी, जो पटाखों की बात की जा रही है कि इसका समाधान क्यों नहीं, इसका समाधान है। ग्रीन पटाखे आने लगे हैं, लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ग्रीन जो पटाखे हैं वो भी बैन है सर, जो है उनको यूज करें। दूसरा पराली को लेकर बात पटाखों की नहीं है सर, पटाखों की नहीं है बात, पर्यावरण को संतुलित कैसे किया जाए वो बताओ। एक मिनट सुनो, जवाब देने दो। आपने अपनी बारी में बात की है, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, किसानों को सरकार जागरूक करती है कि वो पराली ना जलाएं, परंतु ये विपक्ष के लोग जानबूझकर उन्हें भड़काते हैं और यहाँ बैठकर कहते हैं कि किसानों को समझाते क्यों नहीं है। यही लोग नहीं तो सर, अब इसका मतलब तो ये नहीं ना कि अब जो प्रदूषण हो रहा है वो भी विपक्ष के जिम्मे है। आरोप लगाने से पहले अरविंद जी, तैयारियां आपकी नहीं है, सरकार की नाकामी है, विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो आप। नहीं, अब अगर पॉल्यूशन हो रहा है, अगर अब भी पॉल्यूशन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं ना कि इसके पीछे विपक्ष है, वो आकर के पटाखे फोड़ के जा रहे हैं या पॉल्यूशन कर रहे हैं। शुभेंदु जी सुनिए, देखिए अगर ये लोग चाहते हैं कि ये भी अगर चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण साफ हो, वातावरण स्वच्छ हो, तो उसके लिए जरूरी है ये कलेक्टिव एक्शन हो, ये सुझाव दें, ये सकारात्मक बातें कहें कि ये आप सुझाव है, आप ये काम कीजिए। नहीं वो तो कह रहे हैं ना कि अगर आपको बैन करना है पूरे साल बैन कीजिए ना। पॉल्यूशन का स्तर जब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है तो क्यों नहीं आप बैन करके पूरे साल? मानते कहां पे हो आप? चलिए ठीक है, जरा राय सिंह गुर्जर जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर उसके बाद में संजय जी आपके पास आता हूं। राय सिंह जी। सुरेंद्र जी, मेरे मित्र जेजेपी के प्रवक्ता जिस प्रकार से केवल सारी बातें और सारे मुद्दे और सारी समस्या विपक्ष के नाम कर रहे हैं, क्या इन इस बात का आभास है कि सरकार की किस प्रकार की नीतियां हैं? देखिए, प्रदेश का किसान जब पराली जलाता है उसके पीछे उसके व्यक्तिगत कारण, सामाजिक समस्या और एक उसकी जो नियमित खेती की प्रक्रिया है वो तरीका है। सरकार ने जागरूकता पैदा की, क्या सरकार ने उसको मुआवजा दिया? क्या पराली जलाने के एवज में सरकार क्या करेगी? क्या सरकार उसको आर्थिक मदद देगी? इस प्रकार से ये ऐसी बातें कह के कि यहाँ पर किसान प्रदेश का ऐसा है कि उसको विपक्ष भगा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है कि इन्हें इस प्रकार का किसान के बारे में और राजनीति के बारे में कौन ज्ञान देता है। दूसरी बात, जहां तक आप देखिए कि इन्होंने कहा कि भाई अवसर रहता है, समस्या है। देखिए, इनके पास ना आपदा में अवसर लेने की बहुत बड़ी इनको एक ज्ञान मिला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक सीख दे दी है। इसी प्रकार कोरोना में जब आपदा थी कोरोना की, तो इन्होंने रजिस्ट्रियां घोटाले की, शराबबंदी घोटाले किए, काम नहीं किए। लोगों की समस्या को, कोरोना की समस्या को हल नहीं किया, अपना काम निकाला। इसी प्रकार ये कुछ चीजें मैं जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं एक रिएक्शन जरा संजय जी से ले लेता हूं। संजय जी, इस पर आपको क्या नजर आता है? जिस तरीके से अभी तक चीजें चल रही हैं, कोरोना के खिलाफ का जिक्र भी हो रहा है, कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से काम किया गया, जिस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया गया, कारण इसके पीछे यही है कि प्रदूषण बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमण, कोविड-19 के मामले बढ़ जाएंगे, इसी के आधार पर ही
ये सब कुछ किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं एक मेडिकल भी डॉक्टर हूँ और मैं इस बात से पूरा वाकिफ हूँ कि ये दुनिया में जहाँ जहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा थी, इटली में लोम्बार्डी में ज़्यादा थी, अमेरिका में न्यूयॉर्क में ज़्यादा थी, इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी चाइना में भी जहाँ ज़्यादा मात्रा थी वहाँ पर मौतें भी ज़्यादा हुई हैं, राइट। ये इसी तरह से हम लोगों को अब दूसरों की सीख से कुछ सीखना चाहिए। अब जानना चाहिए कि भी हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं जो कि 100 साल में पहली बार, दूसरी बार ये आया है हमारे सामने। तो अब ये इस पैंडेमिक के अंदर हम अगर अब एक दूसरे से राजनीति करते रह जाएंगे, इस बात से, इस मुद्दे से अभी भी हम हट जाते हैं कि भी हमारे आसपास जो ये विपदा आई हुई है, हमें इस विपदा से किस तरह से अभी लड़ना है, उसमें हम अपने भावनाओं को लेके बैठ जाएं कि भाई मेरी भावना अब हर्ट होती है कि मैं त्योहार मुझे बनाना ही है। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि राम जी जब आए थे तो उस वक्त कोई पटाखे नहीं बजे थे। पटाखे बजाने की ये प्रक्रिया जो है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से हम अपना दिखावा करते हैं कि भाई हमारे पास कितने पटाखे हैं, कौन कितना जला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो हमारी भावनाएं हैं वो अलग हो गई हैं। हम अपने विचारों से जो हम त्योहार मनाते थे उनसे हम अलग होते जा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार कितना इसमें गंभीरता से कदम उठा रही है। क्या वाकई में ये इसमें अभी जो उठाया गया कदम है, क्या वो इससे पहले नहीं उठा लेना चाहिए था? मैं सर वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जब बात करेंगे तो बात इसी पर कि क्या सरकार के द्वारा उठाया गया कदम ये सही है, क्या और भी इसमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है, इसी को लेकर के चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन जरा जल्दी से रिएक्शन पहले संजय जी आपसे ले रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अब आपसे यही है कि आखिर इसमें सरकार को और क्या करने की जरूरत है? एक तरफ कचरा जला दिया जाता है, दूसरी तरफ पराली जला दी जाती है। सरकार बार बार समझा रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं समझा रही है, कोशिश करती है। और चाहे ये मौजूदा वक्त की सरकार हो, चाहे इससे पहले की सरकारें हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लांछन उनके ऊपर लगे और प्रदूषण अगर हो रहा है पराली जलाने से या किसी और दूसरे कारण से तो ये उनके ऊपर आए। समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन समझ में नहीं आता है कारण इसके पीछे क्या है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, ऐसा है शुभेंदु जी कि हमारे जो बस एक सोच बदलनी है कि ये वेस्ट को, जिसको हम समझते हैं कि ये वेस्ट है, वो एक्चुअली वेस्ट होता नहीं है। वेस्ट एक रिसोर्स है। अगर हम अपनी सिर्फ ये सोच बदल देते हैं और अपने वेस्ट को हम रिसोर्स की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी नीतियां ऐसी बना सकते हैं कि भी किस तरह से हमें इस रिसोर्स को रीयूटिलाइज करना है। अब ये पराली जो है, ये पराली से हम गत्ता बना सकते हैं, लकड़ी बन सकती है, इससे फ्यूल भी बन सकता है और वो फ्यूल हमारे जवानों के काम आ सकता है। वहां पर जहां पर वो लोग सियाचिन में बैठे हैं उनके लिए वो लकड़ी वहां काम आ सकती है, उनके कैबिन बन सकते हैं उससे। अब वो जो एक चीज जो वेस्ट है वो एक एक्चुअली रिसोर्स भी बन सकती है। इसी तरह से शहरों में हमारा पास जो आधा कचरा जो है उसकी खाद बन सकती है और बाकी जो आधा है उसमें से 35% जो है वो रिसाइकलेबल होता है। यानी कि सिर्फ 15% ही होता है जो कि आपको एंड में किसी सीमेंट फैक्ट्री में भेजना है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम सारा का सारा इकट्ठा पकड़ के एक जबरदस्ती किसी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में डाल देते हैं, यानी या जहां पर नहीं बने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वहां पर ये प्लॉटों में फेंक दिया और उसको तीली लगा दी और आग लगा दिया। तो ये हमको अपनी बस ये सोच रखनी है कि ये जो वेस्ट है वो वेस्ट नहीं है, ये एक रिसोर्स है हमारा। ये इसी तरह से सीएनडी का वेस्ट है। सीएनडी भी जो है वो भी उसमें से 70% उसमें से रेत निकल आती है। अब ये रेत जो है हमारे को कंस्ट्रक्शन में फिर काम आ जाती है। तो इसी तरह से जो अगर हम अपनी नीतियां बनाएं कि हम इसको सबको यूटिलाइज करें और वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि प्राइवेट इंडस्ट्री इसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है सर, ये मैं अरविंद जी आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अब ठोस समाधान की जरूरत है इसमें। जब हर साल यही इसी तरीके से परेशानी आती है, हम इसमें जिम्मेदारी अलग अलग तौर पर, चाहे वो किसानों को लेकर के हो, पराली जलाने का जो विषय है उसको लेकर के उनके ऊपर आरोप लगने लगते हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार आरोप लगाने लग जाती है कि हरियाणा और पंजाब से पराली जलाने की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो कारण हो। लेकिन अब ठोस समाधान का तो वाकई में अब गुंजाइश नजर आ रही है, जरूरत नजर आ रही है, क्यों नहीं इस पर कदम उठाया जाए? शिवेंद्र जी, देखिए, सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है पिछले कुछ सालों से और बहुत से कदम सरकार ने उठाए हैं और अभी बहुत उठाने बाकी भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कदम हमने उठाए हैं वही काफी हैं, अभी बहुत कुछ करना इसमें बाकी है। हमें आगे और भी बहुत से काम करने होंगे ताकि हम प्रदूषण को खराब होने से बचा सकें।
परंतु इसमें आम जनमानस जो है, आम व्यक्ति, मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सबको भी एक बहुत बड़ा योगदान निभाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं अपने घर के बाहर कूड़ा जला दें या हम कहीं प्रदूषण फैलाएं और फिर ये उम्मीद करें सरकार इसे नहीं करे। एक चीज इसमें मैं अरविंद जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी शख्स को ये मालूम है, उसको सबको पता है कि कूड़ा जलाने से पॉल्यूशन बढ़ेगा, अगर उनके घर के सामने से कूड़ा उठाया जाएगा, अगर रूटीन में कूड़ा उठाया जाएगा तो कोई अपने घर के आगे कूड़ा नहीं जलाना चाहता है। और अगर कोई भी किसान है, अगर उसके खेत से पराली निकल रही है, अगर उसका सही तरीके से उठान होता है, कोई कंपनी खरीद लेती है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पराली में आग लगाए, लेकिन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि किसान आज भी यही कहते हैं। पराली के लिए बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार ने की है, जैसे कि सब्सिडाइज रेटों पर ऐसे उपकरण दिए गए जिससे कि ये पराली जो वेस्ट है वो खेत में ही मिक्स हो जाए, ये बचे ना। तो परंतु लोग नहीं उन्हें यूज करते। और वैसे भी ये पराली जो है ये तो और भी बहुत से कामों में आ जाती है, जैसे पशुओं को चारे में काम आती है, उसमें भी इसका यूज कर लेते हैं, परंतु लोग नहीं करना चाहते और आसान रास्ता निकालते हुए वहीं आग लगा के और उसको छुट्टी करते हैं। तो ये चीजें हमें भी सुधार करना होगा। अब इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, तो ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्रियों को बंद कर दें। इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे तो देश कैसे चलेगा, रोजगार कैसे चलेंगे? तो सिर्फ बंद कर देना भी सॉल्यूशन नहीं है। ये सरकार जो प्रयास आसान रास्ता बस किसान ही नजर आता है सर। मैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ। किसान कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहां तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए किसानों के ऊपर चाहे उनके ऊपर केस दर्ज कर दिए जाएं या फिर पटाखे बैन कर दिए जाएं, ये आसान सा रास्ता है। नहीं, क्यों? कार्रवाई तो इंडस्ट्री के ऊपर भी होती है, उनके भी चालान किए जाते हैं, उनके ऊपर भी भारी जुर्माने लगते हैं। आप पॉल्यूशन विभाग की कार्रवाई देखिए, वो करते हैं। एनजीटी भी जुर्माने लगाती है, कितने केसेस हैं ऐसे एनजीटी ने जहां जुर्माने लगाए। तो उन कंपनीज के ऊपर भी जुर्माने लगाते हैं, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन भी बंद कर दी गई थी। एक प्रश्न पूछूंगा, जो कंस्ट्रक्शन होती है शहरों में वो भी बंद कर दी गई थी, उन पर भी बैन लगाया गया था। तो ये सरकार के प्रयास है, सभी दिशाओं में सरकार इस पर सोच रही है, परंतु इसके लिए आम जनमानस का सहयोग भी सरकार के साथ। ठीक है, राय सिंह जी आता हूँ कुछ मेरा प्रश्न ये था कि जिस तरह एक प्राइवेट कंपनी गुड़गांव में वो अब हैंडल कर रही है वेस्ट को, तो लेकिन वेस्ट तो हर जगह जल रहा है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? ये प्राइवेट कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो कूड़ा लेने आती है, मैं भी फरीदाबाद में रहता हूँ, वही कंपनी जो गुड़गांव में है वही कंपनी फरीदाबाद में भी ले रही है। इको ग्रीन जो कंपनी है, हमारे यहाँ डेली उनकी वैन आती है जो कूड़े वाली, वो लेके जाती है। अब लोग अगर अपने घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगाएंगे तो इसमें ये लोग नहीं जला रहे, ये तो व्यवस्थित तरीके से जो ले जाके उसको कूड़ा लगा दिया। मैं बता रहा हूँ आपको। अब हमारे अपने शहर में यहाँ भी कूड़ा लिया जाता है, परंतु मैं फिर भी देखता हूँ कि जो पेड़ के पत्ते वत्ते मान लीजिए पार्क के आसपास गिर गए, लोग क्या करेंगे, बजाय उनको आप उठाकर पार्क में डाल दीजिए या माली को बोलकर उन्हें पार्क में डलवा दीजिए, वो तो अपने आप ही खाद बन जाते हैं पत्ते, उनमें कोई प्लास्टिक थोड़ी है। परंतु लोग क्या करेंगे, उन्हें इकट्ठा कराया, उसमें आग लगा दी। ठीक है, ये भी एक बड़ी परेशानी है जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। नहीं, तो इसके व्यवधान क्यों नहीं बनाए जा रहे कि हॉर्टिकल्चर वेस्ट के लिए सारा प्रोसेस है भाई साहब, सारा, वही तो मैं समझा। नहीं, मेरी सोसाइटी में अगर आज की तारीख में मुझे वेस्ट कहीं पर भेजना है तो कोई भी ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये व्यवस्था बनी हुई है तो ऐसी कोई जानकारी आम लोगों के पास तक नहीं है। सेक्टर्स में जितने भी पार्क है उन सब में माली अपॉइंट है, सभी जगह, चाहे कॉलोनी है, सेक्टर है, सभी जगह इको ग्रीन की गाड़ियां कूड़ा उठाने आती हैं। अगर आपके पास गली में कूड़ा इकट्ठा है तो आप उन्हें दे दें, वो ले जाएंगे। जब वैन आ रही है उनकी इको ग्रीन की, नहीं वो लेके कहाँ जाती हैं? वो लेके कहाँ जाती हैं? नहीं, लेके जाती कहाँ है वो लेके कहाँ जाती हैं? बंदवाड़ी बना तो हुआ है जनाब, ये बंदवाड़ी नहीं है, घट्टा में फिर आग क्यों लगती है रास्ते में? ये घटा विलेज में आग लगी रहती है, यहाँ पर गौशाला के सामने आग लगी रहती है रात को। तो ये सारा माल इकट्ठा करके कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्शन भी लेना है ग्राउंड में। कूड़े में एक मिनट भाई साहब सुनिए, अगर कूड़े में आग लगाई जाती है तो बंदवाड़ी में जो ढेर है वो क्या सोने चांदी का है क्या? वो कूड़ा ही तो है फरीदाबाद गुड़गांव का। देखिए, यही सोच बदलनी है हमें कि ये कूड़ा नहीं है, ये यूजेबल आइटम है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी सोच बदलनी है, हमें SWM एक्ट को फॉलो करना है। राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राय सिंह जी।
शुभेंद्र जी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, उसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे एक बार याद किया। किसान की पराली पर बवाल करने वाले मेरे मित्र और सरकार के सहयोगी, इन्हें भ्रष्टाचार इंडस्ट्री में नहीं दिखता। देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा की वो संस्था है जो व्यापक तरीके से इस पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकती है, कम कर सकती है। अब देखिए, मेरा यमुनानगर जो जिला है, मैं अपने जिले की बात करता हूं, वो पूरे भारतवर्ष में 345 वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें प्रथम रहकर सबसे प्रदूषित शहर हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा के 10 जिले और भी हैं जो 300 से लेके 400 के बीच में इंडेक्स दे रहे हैं। आप देखिए कि सरकार की पॉलिसी क्या है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जहां पर पर्यावरण ज्यादा बढ़ता है उन पर छापेमारी नहीं करती, केवल दबाव के तहत एक व्यवस्था में उनको बुलाकर सर, ये हर सरकार की मजबूरी है। यही तो हम बात कर रहे हैं। ऐसा स्तर, इससे पहले अभी की सरकार की बात नहीं है, ये इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने भी कितने एक्शन ले लिए थे फैक्ट्रियों पर। इनका तरीका आज भी जहां जहां पर भी कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार से कांग्रेस पर कांग्रेस शासित जहां जहां राज्य है वहां पर सरकारों ने क्या एक्शन लिया है? आप इस प्रकार से आरोप मत लगाइए। नहीं, आरोप नहीं, मैं तो बता रहा हूं आपको। हाँ, उसके बारे में बताऊंगा मैं। अगर आप पहले मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मेरी बात सुनिए ना जनाब। नहीं, मुझे नहीं, आप हरियाणा की जनता को बताइए कि उस पूरी परिपाटी में उन पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बुलाकर ये केवल एनओसी देकर उनके कुछ ही ना ही छापेमारी करते, केवल बुलाते हैं, उनको धमकाते हैं और एक दिन का तरीका भ्रष्टाचार का निचले स्तर से लेकर ऊपर तक उसकी पूरी व्यवस्था कर देते हैं। और देखिए आप कि इनका जो तरीका है, इनका तरीका इस प्रकार से है कि वहां पर जो जितने मेरे यमुनानगर में लगभग 2500 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनको केवल खाना पूर्ति के नाम से चेक करते हैं और किसान के खेत में पहुंच जाते हैं, किसान को धमकाते हैं, उसके खिलाफ मामले दर्ज करते हैं। तो इनकी नीयत जो है वो पूरी तरह से पर्यावरण को कमजोर करने के नहीं है, उसको हटाने के नहीं है, बल्कि लोगों के नाम पर, सुविधा के नाम पर, आपदा के नाम पर अवसर लेकर, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अवसर, ठीक है, इनको मौका मिला था, ठीक है, कोरोना में मौका मिला था, जिस प्रकार इंडेक्स नीचे आया था, ये उस पर व्यवस्थित तरीके से काम करते, एक नियमित तरीके से जांच करते, लेकिन नहीं, इन्हें केवल अपना भ्रष्टाचार को मजबूत करना है, पर्यावरण की और समाज की जागरूकता जरा कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, कार्यक्रम भी ऐसे हैं कि जो समाज से संबंध नहीं रखते। देखिए राय सिंह जी, एक बार सुन लीजिए, मैं भी बता देता हूं कि जिस प्रकार से सरकार के सहयोगी कह रहे हैं कि आम जनता की कमी है कि वो कूड़े को जलाते हैं, अकेले आम जनता की बात नहीं है, सरकार की अपनी क्या नीतियां हैं, सरकार भी तो बताए कि सरकार इस चीज को किस प्रकार कंट्रोल करेगी। अगर आम लोगों की समस्या है ये, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है और सरकार उसका समाधान निकाले। समाधान किस प्रकार निकलेगा? जागरूकता के हिसाब से। आप ये बताएं, आप इस पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए कितने जागरूकता अभियान चलाए हैं आपने? आप वैसे ही पैसों को व्यर्थ कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की जागरूकता के जो अभियान चलाए जाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, किसानों को मोटिवेट करेंगे। अगर सबसे बड़ी बात है कि जो अवैध रूप से जो कटाई हो रही है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है, अगर हम कहीं से कोई निर्माण कर रहे हैं, अगर हम सड़क बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारी ये भी योजना होनी चाहिए कि ये जो सड़क हमारी 1 साल में बनेगी और जमीन को जो एक्वायर कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम पेड़ लगाएं तो कहीं ना कहीं उसको संतुलन भी बनाया जा सकता है। सफाई हम गंगा की भी करना चाह रहे थे, लेकिन आज तक क्या गंगा साफ हुई? सफाई कुछ नहीं होती, केवल और केवल एक नाम दिया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम रूटीन में धरातल पर होता कितना है ये सरकार बताए। आप लोगों के ऊपर तो थोप देते हो कि जनता ये कर रही है, कूड़ा जला रही है। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आज ये अकेले काली पराली की बात नहीं है, सैकड़ों रोड बन रहे हैं, कटाई का काम चल रहा है, लेकिन अगर सरकार एक बार भी ये बता दे कि हमने इन रोड के साथ साथ में पेड़ लगाने का काम किया है, कहीं वे पर उस पर तो जाए। हमारे पास जो जगह बच गई, लोगों को मोटिवेट करें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए। केवल ये अखबारों में, ये सुझाव हो सकते टीवी पर आप ये पूछ रहे थे कि विपक्ष सुझाव दे, तो विपक्ष ये सुझाव दे रहा है कि अगर सड़क निर्माण होता है तो कहीं जहां पर भी सड़क निर्माण हो रहा है, नया रास्ता निकाला जाए, वहां पर जितने पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसी आधार पर दूसरी जगह पर उतने पेड़ों को लगा दिया जाए, एक ये कोशिश होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या अगर प्रदूषण इसी तेजी के साथ बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है हरियाणा के अंदर भी और इसीलिए पटाखे बैन किए गए हैं,
तो क्या आपको नहीं लगता कि और कुछ ऐसे सुधार लाने की जरूरत है? ऑड इवन टाइप के सड़कों पर अगर गाड़ियां चल रही हैं तो उनकी संख्या को भी नियंत्रित करना चाहिए, खास करके एनसीआर में। शुभेंद्र जी, पेड़ को अगर काटा जाता है, चाहे वो सड़क बनाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो ये एक नियम है वन विभाग का कि एक पेड़ को काटने के बदले आपको कई गुना पेड़ लगाने पड़ते हैं। तो ये तो पेड़ लगाए ही जाते हैं अगर कहीं पेड़ किसी काम की वजह से काटे जा रहे हैं। और सरकार तो हर साल जो बरसात का जो सीजन आता है उससे पहले पेड़ लगाती है, सभी जिलों में लगाए जाते हैं और ये सालाना एक प्रोसेस है, किया जाता है। और कहीं भी आप हाईवेज पे, बाईपास पे देखें, आपको पेड़ वहां जरूर मिलेंगे। ये मैं ये नहीं कहता कि हमने अभी कर दिया, ये पहले भी होता था, ये प्रोसेस है, कोशिश की जाती है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अरविंद जी लग नहीं रही, तभी तो मैं कह रहा हूं इनको। एक मिनट भाई साहब। तो और परंतु इसके पीछे बहुत वजह है, उन सभी वजहों पे काम करना होगा। मैं तो खुद ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि जो किसानों की पराली है वही एक वजह है। मैंने कब कहा? मैंने तो शुरू में ही कहा था ये एक बहुत छोटा कारण है, मैंने कभी इसे बड़ा कारण नहीं माना। मैं सर आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अब सरकार क्या एक कदम तो ये उठा लिया, प्रदूषण के खिलाफ ये युद्ध आपने शुरू कर दिया, आपने पहला कदम उठा लिया, पटाखे बैन कर दिए, लेकिन आगे क्या है, रोड मैप क्या है? सरकार क्या इसी तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ व्यवस्था करने जा रही है कि एक दिन कुछ गाड़ियां चलेंगी, दूसरे दिन कुछ और गाड़ियां चलेंगी, या कुछ और कोई व्यवस्था, कुछ ऐसा प्लान हो सकता है? बिल्कुल, अगर शुभेंद्र जी स्थिति यही रहती है तो सरकार को इस तरह के भी प्रावधान करने पड़ सकते हैं। परंतु जिस तरह से जो चीजें सामने हैं, पहले उनका समाधान बहुत जरूरी है, क्योंकि दिवाली है और लोग बहुत बड़ी संख्या में पटाखे जलाते हैं, तो इस तरह का आदेश आना जरूरी था ताकि इस तरह के प्रदूषण को कम किया जा सके। और रही बात औद्योगिक प्रदूषण की, उस पर भी सरकार काम कर रही है, और बल्कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक योजना इस तरह की सरकार बना रही है कि औद्योगिक जो प्रदूषण है उसे किस तरह से कम किया जा सके। क्योंकि कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, उनको बंद नहीं किया जा सकता। हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। संजय जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि पॉलिसी बदलने की जरूरत है। जैसा कि हमने बाकी स्टेटों के अंदर भी देखा कि प्रदूषण को कम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे प्रमोट किया जा रहा है। इस तरफ भी अब राज्य सरकार को सोचना होगा, इस तरफ भी ध्यान देना होगा और इसको प्रमोट करने के लिए तेजी के साथ कदम उठाने होंगे, एक लक्ष्य के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने कि वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो हमने जिस तरह कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा था कि बिल्कुल 20-40 के बीच में AQI आ गया था, बिल्कुल एकदम नॉर्मल आ गया था। और उसके बाद जब व्हीकल्स चलने शुरू हुए इनिशियल फेज में, तो उसमें हम 100 तक AQI पहुंच गया था। तो इसी तरह से उसके बाद जब और लॉकडाउन की प्रक्रिया हुई, शुरू नहीं हुआ था, यानी कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अभी परालियां नहीं जली थी, अभी परालियां नहीं जली थी, और तकरीबन 200 तक हम लोग पहुंच गए थे अनलॉकडाउन के अंदर। तो अब ये जो 200 से अब 400 का ये छलांग आई है, ये पराली की वजह से आई है, क्योंकि सर्दी पड़ी है ऊपर, तो सर्द हवाओं के साथ ये परालियों का भी धुआं इधर पहुंचा है। तो लेकिन पहले भी था धुआं यहाँ पे। तो वो आपकी बिल्कुल सही बात है कि हम उसके जो सोर्सेज हैं, जो एनर्जी जहां पर जो भट्टे जल रहे हैं, भट्टों के अंदर भी हमें कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी कि वो भट्टे किस तरह से वो आग जलाने के बदले वो अब कोई इलेक्ट्रिक फर्नेस चलाएं या कोई गैस बेस्ड उसकी वो फायरिंग करें। बिल्कुल, इस दिशा में भी सरकार को विचार करना होगा और ऐसी ही पॉलिसीज को आगे बढ़ाना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां पर आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए ये कोशिश की है कि प्रदूषण के विरुद्ध जो युद्ध सरकार ने शुरू किया है, कैसे उसको आगे और बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन जरा जाने से पहले आज का सवाल जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था, जरा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। सवाल ये कि क्या बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए? हां और ना में आपको अपना जवाब देना था। और जरा इस सवाल का जवाब आपके द्वारा क्या दिया गया है, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। 86% लोगों की तरफ से हां में इस पर जवाब दिया गया और 14% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो यानी कि ये तो साफ है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस दिशा में कितना कदम आगे चल पाती है, देखना बेहद खास है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।